मुझे बस इतना बता दें, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर हैं? बताएं कोई। जी सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखें, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये हमारे इम्यून सेल्स के अंदर ही चल रहा है। टॉपिक है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस। भाई बहुत से प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट का होना जरूरी है जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपरली हो पाए। उसके लिए चार चीजें हमारे पास हैं। पहला एंटीजन, दूसरा हेप्टेन्स, तीसरा कैरियर प्रोटीन, चौथा एडजुवेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एंटीजन। ये हमारे पास है एंटीजन। मुझे बता दें, हम एंटीजन किसको बोलते हैं? जल्दी बताएं, एंटीजन किसको बोलते हैं? सुन पा रहे हो ना? जी सर। बताइए। पैथोजन को बोलते हैं सर। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में पहले था ही नहीं, वो पहली बार आ रहा है, वो ऐसा सीक्वेंस होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हमारे बॉडी में पहले था ही नहीं, वो पहली बार आ रहा है, हमारा बॉडी उसको पहली बार फेस कर रहा है। ठीक, तो क्या कहलाएगा? वो एंटीजन कहलाता है। ठीक, ये हो गया एंटीजन। शॉर्टकट में मैं आगे एच ही लिखूंगा एंटीजन का मतलब। तो जब भी ये मेरे बॉडी में एंट्री मारेगा, जब भी मेरे बॉडी में एंट्री मारेगा, ध्यान से देखिए, मेरा बॉडी इसके अपोजिट इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, और जब इम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा तो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। हमारे इम्यून सेल से क्या बनना शुरू हो जाएंगे? एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज इतना बता दें कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या पूरे के पूरे एंटीजन के प्रति उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनवाता है, कि कोई उसका एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा जिसके अपोजिट वो एंटीबॉडी बनाएगा? बताएं जल्दी। तो वो होता है एक पार्टिकुलर सीक्वेंस। मान लीजिए यहां पर वो सीक्वेंस है, ध्यान से देखें, वो सीक्वेंस ये है। भाई एक से ज्यादा भी हो सकता है वो सीक्वेंस। मान लीजिए मैं अभी एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ये एक सीक्वेंस था। तो एंटीजन का वह सीक्वेंस जिसके अपोजिट हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीजन के उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग एपिटोप्स। क्या बोलते हैं उसको हम? एपिटोप्स। ये हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम ने इसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाया। तो ये क्या कहलाएगा? एंटीजन का वह हिस्सा जो हमारे बॉडी में जा करके एंटीजेनिक इफेक्ट डालता है। अर्थात ये कहूं कि वह सीक्वेंस एंटीजन का जिसके अपोजिट हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? एपिटोप। याद रहे कि एपिटोप की संख्या एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो बस इतना मुझे बता दीजिए आप लोग कि ये एंटीजन है, एंटीजन का ये सीक्वेंस एपिटोप है, तो बाकी सीक्वेंस के अपोजिट एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा हमारा शरीर? बताओ जल्दी। सुन पा रहे हो कि नहीं? तो ये बाकी सीक्वेंस के अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बोलने पर, क्योंकि ये बाकी जो सीक्वेंस है ना,
ये बाकी सीक्वेंस बिल्कुल हमारे बॉडी में पाए वाले किसी न किसी प्रोटीन से मैच कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए इसके अपोजिट हमारा शरीर किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अगर आप सुन पा रहे हैं तो कोई तो जवाब दें। यस सर। हाँ सर। तो मैं बोला एंटीजन का वह हिस्सा जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होता है वो हिस्सा क्या कहलाता है, बोला मैं एपिटोप कहलाता है। तो एंटीबॉडी का वह हिस्सा क्या कहलाएगा, मैसेज करके जल्दी बताएं तुरंत। एंटीजन का हिस्सा तो एपिटोप कहलाता है, एंटीबॉडी का हिस्सा क्या कहलाता है, जल्दी मैसेज करें। चलिए बहुत बढ़िया, नीलम ने बोला पैराटोप, प्रियंका ने बोला बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छी बात है, आपको थोड़ा बहुत कम से कम पता है इसके बारे में। तो मैं बोला एंटीबॉडी का वह हिस्सा क्या कहलाता है जो कि एंटीजन से बाइंड होता है, वो हिस्सा कहलाता है पैराटोप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंटीबॉडी का हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पैराटोप। ये एंटीबॉडी था, ये ठीक। तो एंटीजन किसको बोलते हैं बोलने पर, सीधा सीधा कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहरी पदार्थ, ठीक, फॉरेन पार्टिकल होता है, बाहरी पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पहली बार एंट्री मारता है। बस इतना याद रहे कि हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं, और पूरे फॉरेन पार्टिकल के लिए नहीं बनाते हैं, केवल उतने के लिए बनाते हैं जो एपिटोप की तरह काम करता है। वास्तव में जो बाहरी पदार्थ है, जितना सीक्वेंस हमारे बॉडी के किसी प्रोटीन से मैच नहीं करता है, वो सीक्वेंस ही एंटीजन का वास्तविक फॉरेन पार्टिकल जैसा काम करता है, वो कहलाता है एपिटोप। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी का जो हिस्सा बाइंड होता है वो कहलाता है पैराटोप। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके स्टैटिक एग्जाम में कि एपिटोप किसे कहते हैं, पैराटोप किसे कहते हैं, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। यस सर। चलिए ठीक, अब आगे देखें कमेंट क्या बोल रहे हैं कि एंटीजन क्या है, दीज आर फॉरेन पार्टिकल, है बाहरी पदार्थ होते हैं, इन द होस्ट इम्यून सिस्टम दैट कैन पार्टिसिपेट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। वो कोई भी बाहरी पदार्थ हो जो हमारी बॉडी में आकर के एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता हो, वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। चलिए बढ़िया, अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, होल मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्ट एज एंटीजन। बिल्कुल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह काम नहीं करता है। वास्तविक एंटीजन कौन सा है, वो कुछ हिस्से होते हैं जो वास्तव में हमारे बॉडी के किसी भी प्रोटीन से मैच नहीं करते हैं, किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस से मैच नहीं करते हैं, वही होते हैं वास्तविक एंटीजन, जिसको एपिटोप के नाम से जानते हैं। चलिए, होल मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्ट एज एन एंटीजन बट ओनली सर्टेन रीजन ऑफ द एंटीजन नोन एज, किस नाम से जानते हैं उसको आप, एपिटोप, आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड। वास्तव में जो एंटीबॉडी बनता है वो पूरे एंटीजन के लिए नहीं बनता है, बल्कि एंटीजन के केवल एपिटोप के लिए बनता है, वास्तव में जो एंटीजेनिक नेचर रखता है। अगला कमेंट देखें, एंटीजेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डिग्री ऑफ फॉरेननेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, अलग कलर से करते हैं। एंटीजेंसिटी मतलब क्या हुआ, देखते रहना।
मैं किसको बोलूंगा एंटीजेंसिटी? एंटीजेंसिटी मतलब यह है कि जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में एंट्री मार रहा है उस प्रोटीन का कितना हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारे बॉडी के किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, उसकी क्या है? डिग्री ऑफ फॉरेननेस। समझ में आया ना? मतलब कितना बाहरी है वो। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। देखें तो मैं बोला आपको, यहां पर मैं आपको 3 प्रोटीन दिखा रहा हूं। चलिए, एक, 2 और 3 प्रोटीन। ये तीनों के तीनों एंटीजन है बोल रहा हूं मैं, ये मान के चल रहा हूं कि तीनों के तीनों क्या है? एंटीजन है। और 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, समझ लेना ये। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस एंटीजन में जो एपिटोप है ना, मान लीजिए इसमें देखिए ये हो गया, अब देखते रहें। बताइए किसने कितना एपिटोप है बताओ तो? तीनों के तीनों एंटीजन है, बाहरी पदार्थ हैं। इस चीज को याद रखो, तीनों के तीनों क्या है? एंटीजन है। लेकिन फिर भी जब ये तीनों अलग अलग समय पर हमारे बॉडी में एंट्री मारेंगे, जैसे पहला एंट्री मारेगा, ये दूसरी बार में एंट्री कर गया समझ लीजिए, तीसरी बार में एंट्री कर गया। तो अब मुझे बता दें हमारा बॉडी किसके अपोजिट ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगा? बोलो जल्दी। सुन पा रहे हैं आप लोग? जिसमें जिसमें ज्यादा एपिटॉप्स है। बिल्कुल। बताइए, ये तीनों के तीनों एंटीजन है, लेकिन पहले वाले में कितना एपिटोप है? एक एपिटोप है, 1 एपिटोप है। दूसरे वाले में 2 एपिटोप है। बस ये एग्जांपल है जस्ट समझाने के लिए ना। पहले वाले में 3 एपिटोप्स हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ एपिटोप तय करेगा कि हमारा बॉडी कितना एंटीबॉडी बनाएगा। जितना ज्यादा एपिटोप होंगे हमारा बॉडी उसके अपोजिट उतना ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा बॉडी इसके अपोजिट। देखो ये तो क्या बढ़ते जाएगा? तो नंबर ऑफ एंटीबॉडी बढ़ते जाएगा। एपिटॉप एपिटोप। एपिटोप बढ़ते जाएगा तो हमारा बॉडी ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। ये समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही एपिटोप कितना है, फॉरेन पार्टिकल कितना है, यही तो उसकी क्या है? एंटीजेंसिटी। एंटीजेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना वो बाहरी पदार्थ शो कर रहा है। कोई भी प्रोटीन जब हमारे बॉडी में एंट्री मार रहा है कितना वो अलग दिख रहा है। देखो भाई, किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर दें। स्पीकर ऑन है, बंद कर दें। ठीक, तो मैं बोला डिग्री ऑफ फॉरेननेस कितना ज्यादा वो बाहरी है। तो डिग्री ऑफ फॉरेननेस किसकी ज्यादा है बोलने पर? तीनों में से तीसरे नंबर की। पहला, दूसरा, तीसरा। जो तीसरा नंबर का है उसमें ज्यादा एपिटोप है, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फॉरेननेस ज्यादा है। इसका मतलब इसकी एंटीजेंसिटी ज्यादा है। ठीक, मैं यहां पर बात करूं इन तीनों में एंटीजेंसिटी किसकी ज्यादा है? तीसरे वाले की। ये सबसे ज्यादा एंटीजेंसिटी है बाकी दो की तुलना में। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो इससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको 2 बार कर दे रहा हूं ऐसे ना।
ऊपर वाले की एंटीजेनिसिटी और कम है। ये नहीं बोल रहा कि एंटीजेनिसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये एक है, यहाँ पर 2 सीक्वेंस है, यहाँ पर तो 3 सीक्वेंस हो गया। तो जितने ज्यादा नया मॉलिक्यूल बन पाएगा हमारे बॉडी में आकर के, उतना ज्यादा वो एंटीबॉडी बनवा पाएगा। ये उसकी एंटीजेनिसिटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एंटीजेनिसिटी हो गया। दूसरा टर्म क्या बताएं तो इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ है कि वे पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आके एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखते हो। क्या बनवाने की ताकत रखते हो? एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखते हो। बताओ ये एंटीबॉडी बनवा रहा है कि नहीं? बनवा रहा है। ये वाला बनवा रहा है कि नहीं? बनवा रहा है। ये वाला बनवा रहा है कि नहीं? बनवा रहा है। तो तीनों में एंटीबॉडी बनवाने की ताकत है ना। जब वो हमारे बॉडी में एंट्री मार रहे हैं तो हमारा बॉडी उसके अपोजिट एंटीबॉडी बना रहा है। इसका मतलब वो ताकत किस में थी? इस एंटीजन में थी कि हमारे बॉडी को स्टिमुलेट कर दे, जिससे हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनवाना शुरू कर दे। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनवाने की ताकत है, एंटीबॉडी बनवाने की ताकत कहलाती है इम्यूनोजेनिसिटी। समझ में आया ना? तो तीनों में से इम्यूनोजेनिसिटी किसकी ज्यादा? तीसरे की सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम और ले लेता हूं अब, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। 2 डायग्राम तो हो ही गया, मैं एक डायग्राम और ले लेता हूं। ठीक, चलिए यहां पर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई। मैं बोला मेरे पास एक एंटीजन है, देखते रहो। मेरे पास एक एंटीजन है, ये दूसरा एंटीजन है, तीसरा एंटीजन है। मैं तीनों एंटीजन को बारी बारी से अलग अलग समय पर बॉडी में एंटर करा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला वाला एंट्री किया, दूसरा वाला एंट्री किया, तीसरा वाला एंट्री किया, अलग अलग समय पर ना। हम बस चेक करना चाहते हैं क्या हो रहा है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों को अलग अलग समय पर हम लोग कर रहे हैं। इस चीज को याद रखें। हम तीनों में ये देखना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कौन ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनवा पाता है। ध्यान दें, ये एंटीजन थे, ये तीनों के तीनों एंटीजन थे। ये तीनों के तीनों एंटीजन है। तो पहले एंटीजन की बात कर रहा हूं। जैसे ही हमारे बॉडी में गया ना, ये बॉडी में जाते ही, ध्यान से देखना, बॉडी में जाते ही हमारा बॉडी उसके अपोजिट किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं बनाया। ये देखो, एंटीजन था जरूर, लेकिन हमारा बॉडी उसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनाया। पहला केस हो गया। समझ में आया? दूसरा केस की बात कर रहा हूं। जब दूसरा एंटीजन गया तो हमारा बॉडी उसके अपोजिट एंटीबॉडी तो बनवाया, एंटीबॉडी तो बना दिया, लेकिन जो एंटीबॉडी बनाया वो उतना सफिशियंट नहीं था कि उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर पाए। सफिशियंट नहीं था, बना जरूर था, लेस अमाउंट में बना है। एक ये कहानी हो गई। ठीक, तीसरा देखें। तीसरे केस में क्या हो रहा है? जब ये एंटीजन एंट्री मारता है तो हमारा बॉडी इतना एंटीजन बना देता है, इतनी मात्रा में एंटीजन बना देता है, सॉरी एंटीबॉडी बना देता है कि उस एंटीजन को मार देता है, खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो, जैसे ये तीसरा एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री मारा तो हमारा शरीर इतना एंटीबॉडी बना लिया, इतना एंटीबॉडी बना लिया कि आसानी से किसको न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है?
बोलो जल्दी। अभी जो एंटीजन आया था एंटीजन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। देखो कितना ज्यादा बनवा दिया ना, कितना ज्यादा बनवा दिया, इतना ज्यादा बन गया कि इस एंटीबॉडी को आसानी से, फिर इस एंटीजन को आसानी से खत्म कर दिया किसने, इस एंटीबॉडी ने। ये एंटीबॉडीज थे। यहां पर लेस एंटीबॉडीज, यहां पर मोर एंटीबॉडीज। ठीक, यहां पर मोर एंटीबॉडीज, यहां पर लेस एंटीबॉडीज, यहां पर नो एंटीबॉडी। क्लियर है? 3 कंडीशन हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए, तो पहले कंडीशन की बात कर रहा हूं। ये एंटीजन तो है, लेकिन क्या ये एंटीबॉडी बनवा पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे एंटीजन को बोलता हूं मैं, एंटीजन के नाम पे धब्बा है ये। एंटीजन वही होता है ना जो एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता हो। एंटीजन के नाम पे धब्बा है, कहने का मतलब ये इनकम्प्लीट एंटीजन है। एंटीजन तो है, फॉरेननेस है, लेकिन इतना कम फॉरेननेस है कि वो एंटीबॉडी बनवा ही नहीं पाता हमारे शरीर में। ठीक, तो ये एंटीजन क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा बताएं भाई, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट एंटीजन। समझ में आया कहानी? पहला वाला वह एंटीजन जिसमें होस्ट के शरीर में, पेशेंट के शरीर में जाकर के एंटीबॉडी बनवाने की ताकत न हो, वो एंटीजन इनकम्प्लीट एंटीजन कहलाती है। लेकिन वह एंटीजन जो होस्ट के शरीर में जाकर के, पेशेंट के शरीर में जाकर के एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखता हो, वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो गए बताइए मुझे। कंप्लीट एंटीजन हुए कि नहीं? जी। तो कंप्लीट में इसकी बात करो, आप इसको सोचो। आप इसमें जो एंटीबॉडी बना, क्या वो एंटीबॉडी एंटीजन को मारने में सक्षम है? नहीं सर। नहीं है। तो देखिएगा यहां पर लेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है, इसको याद रखें आप। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रुकिए, लाइन में लिख दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, इस केस में लेस एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, बहुत कम एंटीबॉडी बना है। जब बहुत कम एंटीबॉडी बहुत कम बना है, तो मुझे ये बता दें, एंटीजन सर्वाइव करेगा, पैथोजन सर्वाइव करेगा कि पैथोजन खत्म हो जाएगा? पैथोजन मतलब जो बैक्टीरिया आकर के एंटीजन निकाल रहा था ये एंटीजन को, वो बैक्टीरिया मरेगा कि जिएगा? बताइए जल्दी। अरे बोलो कुछ। जिंदा रहेगा सर। जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आकर के ऐसा प्रोटीन बनाता है या ऐसा एंटीजन बनाता है कि वो एंटीजन हमारे शरीर में अपने खुद के अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनवा पाता। मतलब मैं उल्टा करके ये बोलूं कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री मारता है, तो उस एंटीजन में उतनी फॉरेननेस नहीं होती कि हमारा इम्यून सेल उसको पहचान करके उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनवाए। तो बैक्टीरिया तो जिंदा रह जाएगा ना, क्योंकि किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो पैथोजन को, एंटीजन को नहीं मार पाएंगे, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पैथोजन तो सर्वाइव करेगा कि नहीं? पैथोजन विल बी सर्वाइव। समझ में आया कि नहीं? पैथोजन जिंदा रहेगा ना। अगर पैथोजन बोलो या बैक्टीरिया बोलो हमारे शरीर में जिंदा है, तो डिजीज कॉज करेगा कि नहीं? करेगा सर। करेगा।
अपना इफेक्ट दिखाएगा बैक्टीरिया। अब अगर हमारे शरीर में जिंदा रहा तो डिजीज करेगा ना, मर गया तो कहां करेगा। कॉजेज मैनी डिजीजेस। ठीक, अब तीसरे की बात करो आप। तीसरे केस में क्या हो रहा है, कितना एंटीबॉडी बन रहा है भाई। जब एंटीजन आए तीसरे केस में हमारे बॉडी में एंट्री मारा तो इतना फॉरेननेस था इसमें कि हमारा इम्यून सेल्स उसको देखते ही, पहचानते ही, रिकॉग्नाइज करते ही इतना ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बना दिया कि सारे के सारे एंटीबॉडी गए और एंटीजन के सहित उसके साथ साथ पूरे पैथोजन को, बैक्टीरिया को, सबको खत्म कर दिए। तो बताइए आते ही कितना एंटीबॉडी बनवाया था, बता दो। मोर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मोर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं। जी सर। सर ठीक, तो ये बता दें पैथोजन मरेगा कि जिएगा। मर जाएगा। मर जाए। पैथोजन विल बी डाई, मर जाएगा वो। कोई डिजीज कॉज करेगा, नहीं करेगा। इसकी वजह से कॉजेज नो डिजीजेस, इनकी वजह से कोई डिजीज नहीं होगा, इसको याद रखें। हाँ अब सुनिए, मैं किसको इनकम्प्लीट एंटीजन बोला था, जिसके हमारे बॉडी में आ जाने पर किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनता है, हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सेल कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इस प्रकार के एंटीजन इनकम्प्लीट कहलाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस एंटीजन में एंटीजेंसिटी नहीं होगा, क्या बाहरीपन नहीं है, क्या बाहरीपन है, लेकिन वो उतना बाहरीपन हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहले वाले केस में एंटीजेंसिटी और इम्यूनोजेंसिटी में से कौन सा है, बताओ मुझे। एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी में से कौन सा है, दोनों है कि कोई एक है। एंटीजेनिसिटी है सर। और अगला है इम्यूनोजेनिसिटी। बताइए एंटीजेनिसिटी मतलब क्या होता है कि बाहरीपन, इस एंटीजन में बाहरीपन तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि एंटीबॉडी बनवा पाए, तो इसमें एंटीजेनिसिटी तो है, इसमें एंटीजेनिसिटी है, ये है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी है क्या। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब होता है वह ताकत जिससे एंटीबॉडी बन पाए। तो इस एंटीजन के पास वो ताकत थी क्या एंटीबॉडी बनवा पाता, नहीं था ना, तो इसके पास क्या नहीं है, इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है, एंटीजेनिसिटी है केवल, इसको याद रखें आप। चलिए अगला सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट एंटीजन। बता दे भाई किसको बोलूंगा कंप्लीट एंटीजन, कि जिसके बॉडी में आ जाने से हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है, वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है। और इन दोनों के केस में वही हो रहा है देखो, लेकिन ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं मैं, कौन सा एंटीजन ऐसा है जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी में ज्यादा, मतलब जिसके अपोजिट हमारे बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बन पा रहे हैं, वो सेकंड वाला है कि थर्ड वाला है। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले को मैं बोलता हूं इनइफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन तो है लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं है। इफेक्ट का मतलब यहां पर एंटीबॉडी बनवाने से है, इसका इफेक्ट इतना नहीं है कि एंटीबॉडी बनवा पाए। तो कैसा हो गया ये, इनइफेक्टिव इन इफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन। थर्ड वाला को बताएं तो
इतना इफेक्टिव था कि वो अंदर आते ही ढेर सारा एंटीबॉडी बनवा दिया। समझ में आया ना? तो कैसा हो जाएगा ये? इफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन। तो कंप्लीट एंटीजन कितना प्रकार के होंगे भाई? 2 प्रकार के। जो बहुत कम एंटीबॉडी बनवा पाते हैं वो इनइफेक्टिव, और जो बहुत ज्यादा बनवा पाते हैं वो इफेक्टिव। इफेक्टिव। ठीक है ना? चलिए अब मैं इसको लिख दे रहा हूं टेबल के फॉर्म में। सबसे पहला बताएं एंटीजन। एंटीजन कितना प्रकार के बोला मैं? 2 प्रकार के। जो किसी प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन। क्या कैरेक्टर है इसका? कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट देमसेल्फ। वो खुद के अपोजिट एंटीबॉडी बनवा नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलने पर जबरदस्त एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, हेप्टेन्स। क्या होता है ये? हेप्टेन्स। मैं क्या बोला था? ये क्या हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे? इनमें एंटीजेंसिटी होगा पावर, लेकिन वो इसमें क्या पावर नहीं होगा? इम्यूनोजेंसिटी नहीं होगा। ये बाहरीपन तो है इसमें, लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनवा पाएंगे। बाहरीपन का होना क्या कहलाता है? ये फॉरेननेस तो है, फॉरेननेस तो है इसमें, लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की ताकत नहीं है। समझ में आया ना? हाँ या ना? फॉरेननेस है मतलब, फॉरेननेस है मतलब इसकी एंटीजेनिसिटी है, इसकी एंटीजेनिसिटी है। एंटीजेनिसिटी तो है, ये है, लेकिन क्या नहीं है बोल रहा हूं इसमें? एंटीबॉडी बनाने की ताकत नहीं है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो खुद के अपोजिट एंटीबॉडी बनाने की ताकत इसके पास नहीं है। इसीलिए इसके मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं है इसके पास? इम्यूनोजेनिसिटी है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब सीधा सीधा होता है कि अपने अपोजिट एंटीबॉडी बनवाने की ताकत होना इम्यूनोजेनिसिटी कहलाता है। और कितना बाहरीपन है वो एंटीजेनिसिटी है। तो ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हेप्टेंस क्या होता है। ये देखो तो, यहाँ पर देखो लिखे हो कि नहीं? ये अलग से हमारा हेडिंग है हेप्टेंस। चलिए भाई, चलिए और अगला बता दें मुझे, वे सभी के सभी एंटीजन जिनमें अपने खुद के अपोजिट, खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवाने की ताकत होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं? कंप्लीट एंटीजन। भाई एंटीबॉडी कितना बनाने की ताकत है बोलने पर? यदि बहुत कम एंटीबॉडी बनाने की ताकत है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, जिससे हमारा शरीर उसके अपोजिट ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनवा पा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? पहले तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, बताओ तो इसका मतलब क्या था? कंप्लीट एंटीजन का मतलब कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देमसेल्फ। ठीक, ये अपने अपोजिट एंटीबॉडी बनवा सकता है। तो एंटीबॉडी 2 तरीके से बन सकता है बोला हूं मैं, कि यदि बहुत जबरदस्त मात्रा में बना रहा है तो इफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन कहलाएगा, और यदि बहुत कम मात्रा में बना पा रहा है तो इनइफेक्टिव।
इनफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन क्या होता है इसमें बताएं जल्दी, कितना एंटीबॉडी बनता है? Less लेस one. less एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। कम जब बहुत कम एंटीबॉडी बनता है तो पैथोजन क्या होता है? विल बी सर्वाइव। बहुत कम एंटीबॉडी बना, पैथोजन को मार नहीं पाए, जब पैथोजन मर नहीं पाया तो कॉजेस disease मैनी डिजीजेस। ये हो गया। सेम अगर मैं दूसरे बात करूं तो इतनी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बन गया कि आया हुआ एंटीजन पैथोजन को मार दिया गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इस एंटीजन को उसका बहुत इफेक्ट था, Effective. इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट था, जिससे तुरंत बन गया इफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन। ये हो गया। बता दें भाई, मोर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन पैथोजन, बताओ विल बी क्या होगा? डाई, मर जाएगा। कॉजेज नो no disease डिजीज, इसकी वजह से कोई डिजीज नहीं होगा। इतना यदि समझ में आया तो एक बार यस करके भेजें, ताकि मैं आगे फटाफट फिर कमेंट को बढ़ा पाऊं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। कमेंट देख लें कि फिर रिपीट कर रहा हूं, एंटीजेंसिटी क्या बोलने पर आप मॉलिक्यूल इज नोन एज डिग्री ऑफ फर्नेस, कितना बाहरी था वो, कितना अनजान था वो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, उसकी एंटीजेंसिटी है। इम्यूनोजेंसिटी क्या था? ए कंप्लीट एंटीजन एक्टिवेट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। कंप्लीट एंटीजन हमेशा इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके एंटीबॉडी बनवाएगा। यदि कम बनवाता है तो इनइफेक्टिव, और ज्यादा बनाता है तो इफेक्टिव एंटीजन कहलाता है। अगर मैं एक बात करूं प्रोटीन की, क्योंकि मैक्सिमम जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन के देखिए तो अलग अलग फॉर्म है। ये बस सिंपल सा मैं डायग्राम बनाने का प्रयास किया हूं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा ये, अभी तो काम नहीं आएगा, फिर भी देख लें। यह है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहला वाला। प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन थे सब ना। प्रोटीन नेचर में इस 3 फॉर्म में पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर, उसके बाद क्वाटनरी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल की बात करूं मैं, यदि प्रोटीन बहुत एकदम सीधा है, एकदम सीधा है ऐसा, तो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो एकदम लाइन में है, एक सीक्वेंस में है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। यदि प्रोटीन एक बार मान लीजिए फोल्ड हो गया, मुड़ गया, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यदि एक बार के बाद ज्यादा मुड़ गया, देखो तो ये एक बार मुड़ गया, फिर एक बार मुड़ गया, 2 बार मुड़ गया कि नहीं, और फोल्ड हो गया, तो टर्सरी स्ट्रक्चर। यदि और ज्यादा फोल्ड हो जाए तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना? जी सर तो ये जो नेचर में जो मिलेंगे, वास्तविक जो प्रोटीन जब काम करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं बताएं? कोई भी प्रोटीन जो नेचुरली पाया जाता है वो या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होगा, या तो टर्सरी स्ट्रक्चर में होगा, या तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होगा। ऐसा कभी कोई भी नेचुरली नहीं पाया जाता। ऐसा केवल इनके टूटने से बनेगा, या तो सेकेंडरी टूटेगा, या तो टर्सरी टूटेगा, या तो क्वाटरनरी टूटेगा। जब ये टूटेगा तो ऐसा छोटे छोटे स्ट्रेच बनेंगे, सीधे सीधे लंबे लंबे सीक्वेंस बनेंगे। नेचुरली कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में रह के काम नहीं करता, याद रखना।
ये ब्रेकडाउन होने के बाद ही बनता है। इसे बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। तो मैं क्या बोला, ये तीनों के तीनों फॉर्म कैसे मिलते हैं बोल रहा हूं मैं। नेचुरली अकरिंग फॉर्म, नेचर में पाया जाने वाला फॉर्म यही था। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर कैसे, कहां से आया? तो इनके टूटने से आता है। तो इन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा? प्रोटीएजेज एंजाइम। ठीक, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस्ड बाय प्रोटीएजेज। एंजाइम जब इनमें से किसी को भी, चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे टर्सरी या चाहे क्वाटनरी हो, किसी को यदि टुकड़े टुकड़े करेगा तो छोटे छोटे टुकड़े अलग होंगे ना। अब ये छोटे छोटे टुकड़े ही तो लंबी लंबी सीक्वेंस हैं, सीधे सीधे सीक्वेंस हैं, उसी को क्या बोलते हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर। पल्ले पड़ा कि नहीं? जी सर। यस सर। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नेचुरली नहीं मिलेगा, ये टूटने के बाद बनता है। नेचुरली कैन नॉट ऑकर्स, सामान्य तौर पर कभी ये मिलेगा नहीं। ये या तो सेकेंडरी के या टर्सरी के या क्वार्टनरी के जब टूटेगा वो टुकड़े टुकड़े में, तो छोटे छोटे जो स्ट्रेच बनेगा वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज तो यहां पर समझ में आ गया कि एपिटोप की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? एंटीजेंसिटी बढ़ेगी, और एंटीजेंसिटी बढ़ेगी तो इम्यूनोजेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं? इम्यूनोजेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी सर बढ़िया। बढ़ेगी ना। तो यहां पर देखो, तीनों ही कंडीशन में एंटीबॉडी बनवाने की ताकत तो है ना। हाँ ये भी है। जैसे जैसे एंटीजेंसिटी ताकत बढ़ रही है वैसे से क्या बढ़ रही है? इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ रही है। देखो सेकंड डायग्राम का था ये थर्ड डायग्राम का देख लो, यहाँ भी ये बढ़ रही। क्लियर है इतना तीनों डायग्राम का? तो एपिटोप बढ़ेगी तो एंटीजेनिसिटी बढ़ेगी, फिर इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कमेंट देखें भाई, एपिटोप के बारे में दिया कमेंट देखें ध्यान से। क्या बोल रहा है कि एपिटोप्स ऑफ द एंटीजन इंटरेक्ट विद द पैराटोप्स ऑफ द एंटीबॉडी। बिल्कुल, एंटीजन का एपिटोप किसका होता है? एंटीजन का। पैराटोप के किससे बाइंड होता है? मतलब एंटीबॉडी के किससे बाइंड होता है? पैराटोप से। ये हो गया। अगला कमेंट देखें, पहला हो गया। अगला कमेंट क्या बोल रहा है? ग्रेड द नंबर ऑफ एपिटोप हायर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर एपिटोप बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, तो क्या बढ़ते जाएगा? इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा उसमें बाहरीपन आता जाएगा उतना उसमें एंटीजेनिसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना एंटीजेनिसिटी बढ़ती जाएगी उतना एंटीबॉडी बनवाने की ताकत बढ़ती जाएगी, मतलब उतना इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ती जाएगी। ये वाले डायग्राम की बात कर रहा है। तो देखो, ठीक, एपिटोप बढ़ते गया, एपिटोप बढ़ते गया, एपिटोप बढ़ते गया, तो एंटीजेनिसिटी बढ़ती गई, इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ती गई। आगे बोलूं अब? जी सर। देखिए जी, जो एंटीजन होते हैं नेचर में वो मोस्टली प्रोटीन ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीजन होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का भी एंटीजन होता है, लिपिड का भी एंटीजन होता है, न्यूक्लिक एसिड भी एंटीजन होता है, और प्रोटीन भी एंटीजन होता है। इन सब में सबसे खतरनाक एंटीजन कौन होता है?
प्रोटीन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोजन या एंटीजन बोलो आप। समझ में आया कि नहीं? इन चारों में से सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन बनवा सकता है बोलने पर? प्रोटीन। ठीक। अगर मैं बोलूं प्रोटीन के बाद कौन, बताएं कोई? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं सीक्वेंस अगर बनाने का प्रयास करूं कि अलग अलग मॉलिक्यूल का, तो सबसे पहले कौन आएगा? एंटीजेंसिटी, इम्यूनोजेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर इम्यूनोजेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? यहां लिख दे रहा हूं मैं, चलिए। सबसे पहले किसकी? प्रोटीन की। लिखते रहो। प्रोटीन के पास क्या ज्यादा है? इम्यूनोजेंसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसके पास? कार्बोहाइड्रेट। ये मैं आगे बताने वाला था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था इधर, फिर भी चलो जब आ गया तो मैं एक लाइन दिखाई दे रहा हूं, है ना। उसके बाद किसके पास? लिपिड। उसके बाद किसके पास? न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज्यादा खतरनाक एंटीजन कौन सा होता है? प्रोटीन। किसकी इम्यूनोजेंसिटी ज्यादा होगी? एंटीबॉडी बनवाने की ताकत किसका ज्यादा होगा? प्रोटीन का। याद हो जाएगा ना? बिल्कुल। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी एक दो दूंगा आगे, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसी एंटीजन के ऊपर जो पाया जाता है एपिटोप्स की। द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स आर। किसी प्रोटीन के ऊपर में जो एपिटोप्स होते हैं, एपिटोप्स कैसे होते हैं? तो एपिटोप्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एपिटोप की संरचना के आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन द एंटीबॉडी बाइंडिंग, कि एंटीबॉडी कैसे बाइंड होता है, किस प्रकार से बाइंड होता है, उसके आधार पर। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर देखूं तो मेरे को सबसे पहले मिलते हैं लीनियर या सिक्वेंशियल, और दूसरा देखूं कन्फर्मेशनल या नॉन सिक्वेंशियल। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? किसी एंटीजन का एपिटोप कैसा होता है देख रहे हैं ना। याद रखना मैं क्या बोला? किसी एंटीजन का एपिटोप किस प्रकार से होता है। तो एपिटोप लीनियर हो सकता है। देखो अगर मेरे पास कोई प्रोटीन है, देखो ध्यान से, ये प्रोटीन किसका बना था बताओ तो? अमीनो एसिड का बना होता है कि नहीं? जी सर। और ये मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है, कोई मान लीजिए प्रोटीन है जो एक लाइन में मिल रहा था, एक सीक्वेंस में, है ना। ऐसा नहीं कि ये फोल्ड नहीं हुआ, ये फोल्ड भी हुआ है, मैं बस एक सीक्वेंस को बता रहा हूँ। भाई आगे जाके ये ऐसे फोल्ड हो गया होगा ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं उस पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर जिधर मेरे को जो चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। बात को समझे आप? तो एक तरफ कौन सा एंड होगा? एन टर्मिनल। और एक तरफ क्या होगा? सी टर्मिनल। देखो अब, एक तरफ एन टर्मिनल प्रोटीन है ना, ये एन टर्मिनल, एक तरफ सी टर्मिनल। तो नेचुरली ये कभी ऐसा सिंपल लाइन तो दिखेगा नहीं, ये लंबा सा प्रोटीन है, आगे फोल्ड भी हुआ है। मैं उस फोल्ड वाले भाग को नहीं बता रहा हूं, मैं बस एक छोटा सा स्ट्रेच दिखा रहा हूं, उस पूरे लंबे से प्रोटीन का छोटा सा भाग दिखा रहा हूं। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये वो एरिया है, ये वो एरिया है। देखो तो ये अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस जो बना रहा हूं अभी, ये सीक्वेंस किसकी तरह काम कर रहा है? देखो तो ये सीक्वेंस किसकी तरह काम कर रहा है भाई? यही काम कर रहा है किसकी तरह? एपिटोप। एपिटोप की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? जी। तो देखो तो एमिनो एसिड लिनियरली अरेंज्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। भाई जब किसी भी एंटीजन को, कोई भी प्रोटीन जो होता है, आप देखो थोड़ा सा ध्यान दे इधर, कोई भी प्रोटीन या तो सेकेंडरी में या तो टर्सरी में या तो क्वार्टनरी फॉर्म में मिलता है। तो प्राइमरी बना कब? प्रोसेसिंग करने के बाद प्राइमरी बनाना। तो प्रोसेसिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं ये, तब जाके मेरे को ये से दिखा, वरना ये कैसे था? फोल्ड था। काटने फिटने के बाद छोटा सा जो स्ट्रेच बचा, वही स्ट्रेच को मैं दिखा रहा हूं। और वहां पर जो मेरे को ये एंटीजन मिल रहा है, वास्तविक एंटीजन का जो सीक्वेंस मिला,
यही वो सीक्वेंस था जो किसकी तरह काम कर रहा था, एपिटोप की तरह काम कर रहा था, और इसी के अपोजिट क्या बन रहा था, एंटीबॉडी। तो ये पूरा प्रोटीन कैसे बना प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलने पर, बताओ दो। कैसे बनाइए, किसको, किसने तोड़ा इसको, किसी एंजाइम ने काटा होगा, तोड़ा होगा इसको ना। प्रोटीज एंजाइम। प्रोसेस्ड बाय प्रोटीएजेज एंजाइम, कोई एंजाइम होगा जो इसको तोड़ा होगा। हालांकि ये बहुत लंबा था, फोल्ड, क्वाटनरी, टर्सरी स्ट्रक्चर में था भाई। ऐसे किसी प्रोटीएजेज एंजाइम ने काटा तो छोटा स्ट्रेच बना। तो इतना हिस्सा किसकी तरह काम कर रहा है, एंटीजन की तरह, जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया हूं। और मैं ऐसे काट के दिखाऊंगा आपको, जब मैं आपको एमएचसी मॉलिक्यूल 1 और एमएचसी मॉलिक्यूल 2 पढ़ाऊंगा ना, जब हम उसका स्टडी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, देखो कितना लंबा सा प्रोटीन फोल्ड होके आया था, और जब वो लाइसोसोमल पाथवे में गया या प्रोटियाजोमल पाथवे में गया, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े उसके बाहर निकले, देखो बोलूंगा। ठीक, तो लीनियर या सिक्वेंशियल एंटीजन कभी भी नेचुरली इसी फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये किसी फोल्डेड प्रोटीन को काटने के बाद बनते हैं। क्लियर है, बताया था यहां पर, ये देखो किसी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर काटने के बाद बनेंगे ना। यस सर। ठीक, ये सबको क्लियर है कि नहीं, मैं एक बार आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझ पाए कि नहीं, एक बार यस करके भेजें आप लोग। चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें तो कॉन्फॉर्मेशनल या नॉन सिक्वेंशियल एपिटोप, सब एपिटोप है। ये कैसे होगा, देखें ध्यान से। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि चलिए ये कोई एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, मैं बोल रहा हूं ये कोई एक टर्सरी स्ट्रक्चर था। ठीक, ध्यान से देखिएगा। भाई अमीनो एसिड से बना होता है ना कोई भी प्रोटीन। अभी मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया हूं, देखो तो एक डायग्राम को, ये और यहां पर देख लेते हैं। बस थोड़ा सा देख लें आप लोग, फिर सब समझ में आ जाएगा। ये चलिए भाई देखते हैं। अब देखो दिख रहा है डायग्राम एक लाइन में, एक तरफ एन टर्मिनल मान लीजिए, एक तरफ सी टर्मिनल है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर था। एन टर्मिनल इधर, सी टर्मिनल। अब ध्यान से देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि वो एंटीजन का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस यहां से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये हो गया पहला वाला,
ये देखें ध्यान से, बस थोड़ा सा वेट कर, इसी को ही बस ऐसे कर रहा हूं मैं। अब बताइए, मुझे देख के बताएं क्या लग रहा है यहां पर, क्या जो एपिटोप था, ये जो मैं बनाया हूं ना वो एपिटोप है, ये जो क्या एपिटोप था, क्या वो केवल एक लाइन में है कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस किए हैं? इतना हिस्सा पूरा एपिटोप है, इतना हिस्सा, इसकी अपोजिट एंटीबॉडी बनाएंगे तो क्या एकदम लाइन में है क्या ये? नहीं है ना? तो ऐसे वाले को क्या बोलते हो? सीक्वेंस में नहीं है तो क्या बोलूंगा? नॉन सीक्वेंशियल एपिटोप। यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ये देखो तो ये पूरा ऐसा है। इतना को पहचानेगा फॉरेन पार्टिकल के रूप में, फॉरेन फॉरेन मटेरियल के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सीक्वेंशियल या कन्फर्मेशनल। इसके कन्फर्मेशन है, एक स्पेशल 3D स्ट्रक्चर है, एकदम लाइन में नहीं है ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कन्फर्मेशनल या नॉन सीक्वेंशियल एपिटोप। तो किसमें मिलेगा? सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन व्हिच इज मोस्ट एक्सेसिबल। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है जो कि एंटीबॉडी, ये इसमें ये नेचुरली मिलने वाला फॉर्म है, ये एंटीजन नेचुरली मिलने वाला फॉर्म है जो नेचुरली एंटीबॉडी बनवा लेगा अपने अपोजिट। ये क्या था? नेचुरली मिलने वाला नहीं है, इसको हम तोड़ के बनाए थे, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी नेचर में नॉर्मली नहीं मिलेगा, वो किसी एंजाइम के द्वारा, प्रोटीज एंजाइम के द्वारा काटने के बाद ही बनता है, इसको याद रखें। तो इतना हिस्सा देख लो, ये आ रहा है दिमाग में? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। ठीक, अच्छी बात है, समझ में आया। चलिए अगला मैं बात कर रहा हूं, देखें तो अगला क्या था, देखो तो, बेस्ड ऑन एंटीबॉडी बाइंडिंग, एंटीबॉडी कैसे बाइंड करता है उसके आधार पर एपिटोप के प्रकार, हम एपिटोप के टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो देखें ध्यान से, अगला वाला हमारा नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ये रुको, सीधा कर लेते हैं थोड़ा, बस थोड़ा सा 1 मिनट बस वेट कर लें ना। ये चलिए भाई देखें आप, अब मैं क्या बोला, एक तरफ एन टर्मिनल है, एक तरफ सी टर्मिनल है, एक तरफ सी टर्मिनल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि इधर इतना अमीनो एसिड है जो एक तो एपिटोप की तरह काम करता है। अगला बोल रहा हूं मैं, इतना अमीनो एसिड सीक्वेंस है जो एपिटोप की तरह काम करता है। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, दोनों अलग अलग सीक्वेंस होंगे ना? होंगे कि नहीं? दो अलग अलग एपिटोप हुआ कि नहीं? इसको 1 बोल दे रहा हूं मैं, एपिटोप 2 बोल दे रहा हूं इसको, दो एपिटोप हुआ कि नहीं? यस सर। ये सब एपिटोप हुआ करते थे ना। अब बताएं, दो एपिटोप हैं तो दोनों एपिटोप का सीक्वेंस तो अलग अलग होगा ना। जब अलग अलग है तो सीधी सी बात है,
यहाँ बाइंड करने वाला एंटीबॉडी अलग अलग प्रकार का होगा कि नहीं, बताओ मुझे कोई। होगा सर। बिल्कुल होगा, अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बाइंड करेंगे इसको। एंटीबॉडी का कौन सा भाग बाइंड करेगा, पैराटोप बाइंड करेगा। ठीक, ये अलग एंटीबॉडी हो गया, और उधर अलग एंटीबॉडी बाइंड करेगा। देख लो ये दोनों एंटीबॉडी अलग अलग है। तो ये क्या पहला एंटीबॉडी जब अपने एपिटोप को बाइंड करेगा, इससे क्या सेकेंड एंटीबॉडी को बाइंड करने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों का एपिटोप अलग अलग है। तो एक दूसरे को बाइंड करने में कोई परेशानी है क्या इन एंटीबॉडी को आपस में? नहीं है सर। दोनों का सेट अलग अलग है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि एपिटोप 1 और एपिटोप 2 दोनों एपिटोप आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग सीक्वेंस पे ये पाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी को, पहला एंटीबॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी, सेकंड एंटीबॉडी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फर्स्ट एंटीबॉडी और ये सेकेंड एंटीबॉडी को आपस में जुड़ने में, अपने अपने एपिटोप से जुड़ने में इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्लियर है? इस एंटीबॉडी के उस रीजन को क्या बोलूंगा जो जुड़ता है, बोलने पर क्या बोलता हूं उसको मैं, पैराटोप। इसको पैराटोप बोलता हूं ना। ये क्या कहलाता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पैराटोप। ये पैराटोप है, एंटीबॉडी का हिस्सा जो एपिटोप से जुड़ता है, पैराटोप कहलाता है। ठीक, अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब ऐसा एपिटोप जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। द बाइंडिंग ऑफ सेकेंड एंटीबॉडी, इसकी बात कर रहा है, इसका बाइंडिंग होना इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट एंटीबॉडी। पहले एंटीबॉडी द्वारा सेकेंड एंटीबॉडी के बाइंडिंग को कोई भी हानि, नुकसान या कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा जा रहा है। ठीक, फर्स्ट एंटीबॉडी ऑन द एपिटोप, एपिटोप में जब भी जुड़ते हैं दोनों एंटीबॉडी एक दूसरे को बिना धक्का मारे, बिना डिस्टर्ब किए जुड़ते हैं, दोनों आराम से, आसानी से जुड़ते हैं। द पैथोजन इज क्लियर्ड इज इन दिस केस। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पैथोजन आया रहता है ना, उस पैथोजन में प्रॉपरली सभी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगे अपने अपने जगह पे, और पैथोजन को पूरी तरीके से साफ करके, मार करके खत्म कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि सभी एंटीबॉडी जो बने थे सब आराम से बाइंड हो रहे हैं। एंड कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स देंगे बताओ तो? इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। इफेक्टिव में क्या होता है, जबरदस्त तरीके से एंटीबॉडी बनता है और पूरे पैथोजन को खत्म कर दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अभी तो पढ़े थे हम लोग। देखो इफेक्टिव में क्या हो रहा है बता दो। पैथोजन क्या हो रहा है, पैथोजन डाई हो रहा है कि नहीं, मर रहा है कि नहीं? मोर एंटीबॉडी, ज्यादा एंटीबॉडी बने थे, पैथोजन को खत्म कर दिए, क्योंकि बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे थे अपने अपने एपिटोप पर जो एंटीबॉडी बने थे वो सब। चलिए ये लाइन क्लियर है, नॉन ओवरलैपिंग, तो आगे बढ़ू। क्लियर है सर। अगला क्या बताओ, पहला नॉन ओवरलैपिंग हो गया, अगला क्या है, ओवरलैपिंग। यहां देखो कैसे दिक्कत आती है। देखना यहाँ पर ना, मैं लाइन ले रहा हूं ऐसे, थोड़ा सीधा कर देता है, ये एक और बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक, देखें आप, बस सेम प्रोटीन है, मैं दो बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दो अलग अलग एपिटोप है ना, उन दोनों के लिए दो बार दिखाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ। चलें भाई ध्यान दें। पहला एपिटोप मैं यहाँ बना रहा हूँ,
दूसरा एपिटोप मैं यहां बना रहा हूं। ये ध्यान से देखिए, ये वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जो एपिटोप की तरह काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोला कि इतना पहले एपिटोप की तरह काम कर रहा है, इतना एपिटोप 1 है, लेकिन इतना हिस्सा अगले एपिटोप की तरह काम कर रहा है, तो एपिटोप क्या हो जाएगा, ये 2। समझ में आ रहा है? तो कितना अमीनो एसिड दोनों के लिए कॉमन हो गए, फिर बता दो मुझे। 2 अमीनो एसिड। 2। इसके लिए भी वो 2 काम आ रहे हैं, उसके लिए भी वो 2 काम आ रहे हैं। ठीक, सेम चीज मैं यहां बना रहा हूं, नीचे सेम टू सेम चीज उतार रहा हूं बस। एक तरफ एन टर्मिनल होता है, एक तरफ सी टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। देखो भाई इधर, ठीक है, देखो इधर है, ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना? बताइए, 2 कॉमन है तो किसी लिए काम आएंगे, वो दोनों एपिटोप की तरह काम करेंगे कि नहीं? ये एपिटोप 1, जी सर। एपिटोप 1, और ये वाला क्या हो जाएगा, एपिटोप 2। इतना एपिटोप, यहां पर 2 एपिटोप है, ध्यान देना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये हो गया बीच में कॉमन। देखें भाई ध्यान से, अब पहले एपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी होगा, अगर पहले एपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी होगा, वो अगर वो एंटीबॉडी बाइंड हो जाए, तो मुझे बताते हैं दूसरा वाला बाइंड हो पाएगा कि नहीं? बता दो दूसरा बाइंड हो पाएगा कि नहीं, बताओ जल्दी। जी सर होगा। हाँ, और कोई बताओ, दूसरा नहीं नहीं हो होगा। पाएगा ना, क्योंकि जिस जगह पे ये बैठा हुआ है, इतना जगह पे अगला एंटीबॉडी आता तो उसके लिए 2 सीट चाहिए, इतना चाहिए उसको बाइंड होने के लिए। उसके पास तो आधा बचा है ना, पूरा तो मिला नहीं उसको। अच्छा, हाँ हाँ। तो क्या अगला एंटीबॉडी बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा ना, ध्यान से देखो और बोलो, है ना? कोई अभी बोले थे, हाँ बोल दिए थे, ये दूसरा बाइंड एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं हो पाएगा। ये एंटीबॉडी 1 था, मतलब फर्स्ट एंटीबॉडी था, वहां फर्स्ट लिखे थे, यहाँ फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम लोग। ये फर्स्ट एंटीबॉडी और ये सेकेंड एंटीबॉडी। तो बताओ, फर्स्ट एंटीबॉडी के बाइंड हो जाने पर उसका असर सेकेंड एंटीबॉडी पे दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी। दिख रहा है सर। तो बताओ, इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर होगा कि प्रॉपर नहीं हो पाएगा? प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एंटीजन को या पैथोजन को प्रॉपरली मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे? नहीं सर। नहीं मार पाएंगे, तो इसीलिए यहां पर कैसा इम्यून रिस्पॉन्स होगा? इनइफेक्टिव, इम्यून रिस्पॉन्स। पैथोजन कैसा होगा? विल बी सरवाइव करेगा कि नहीं? कॉजेज मैनी डिजीजेस, बहुत सारा डिजीज हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने जो एंटीबॉडी बनाया था वो एंटीबॉडी
जितना बनाया था सब तो बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, कुछ जगह बच जा रहा है। तो एंटीजन या पैथोजन को प्रॉपरली हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो रह जाएगा तो डिजीज शो करेगा। ठीक, सेम डायग्राम को मैं सेकंड दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखिए, यदि मैं बोला, यदि मान लीजिए कि कोई एंटीबॉडीज सेकेंड एपिटोप पे बाइंड हो जाता है, सेकेंड नंबर का यहां बाइंड हो जाता है, ये बाइंड हो गया, तो बताइए अगला एंटीबॉडी बाइंड हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। तो भी इस केस में भी क्या होगा, प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? इनफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। पैथोजन क्या होगा? पैथोजन विल बी सर्वाइव, जिंदा रहेगा, वो तो टिक जाएगा ना हमारे बॉडी में, घर कर जाएगा, कॉजेस मैनी डिजीजेस। यहां पर क्या हो रहा था, जितने भी प्रकार की एपिटोप थी, हर प्रकार के एपिटोप अलग अलग थे, अपने आप में ओवरलैप नहीं करते थे, उस सीक्वेंस एमिनो एसिड का सीक्वेंस ओवरलैप नहीं होता था। तो कोई भी एंटीबॉडी जो बनता तो दोनों सब के सब अपने अपने जगह पे बाइंड हो जाते थे, तो प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स होता था। तो कैसा होता था बोलने पर, यहां पर इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे पैथोजन क्या होता था, पैथोजन विल बी डाई, पैथोजन मर जाता था, कॉजेस नो डिजीजेस, कोई डिजीज नहीं होता था। क्लियर है इतना? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? यहां पर यस सर। एपिटोप के अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपस में मैच कर रहा है, कुछ सीक्वेंस ओवरलैप हो जा रहा है, दोनों के लिए सेम है वो सीक्वेंस, इसीलिए यहां पर प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहां पर फर्स्ट एंटीबॉडी देखो तो अलग हो गया, बाइंड नहीं हो पाया, क्योंकि सेकंड बाइंड हो गया था पहले आकर के, सेकंड एंटीबॉडी पहले से बाइंड हो गया, तो सेकंड को पहले वाले एंटीबॉडी को बाइंड होने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो अलग हो गया। कमेंट देखें हम, द बाइंडिंग ऑफ सेकंड एंटीबॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फर्स्ट एंटीबॉडी, पहले एंटीबॉडी के द्वारा अगले एंटीबॉडी को बाइंड नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि एक बाइंड हुआ तो दूसरा बाइंड नहीं हो पाएगा। एंड बोथ द एंटीबॉडीज आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द एपिटोप, और दोनों के दोनों एंटीबॉडी एक साथ बाइंड हो ही नहीं पाएंगे वो। समझ रहे हो ना? ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, दोनों के दोनों एक साथ बाइंड ही नहीं हो पाएंगे। क्यों बोलने पर? क्योंकि दोनों का सीक्वेंस तो कुछ जगह ओवरलैप कर रहा था। तो क्या होगा, इनइफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। क्लियर है इतना? आगे बढ़ू? जी यस सर। सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है नियो एंटीजेनिक एपिटोप। नियो एंटीजेनिक एपिटोप क्या होता है, ध्यान से देखें, हमारे बॉडी में ही कुछ प्रोटीन ऐसे रहते हैं, ध्यान से देखें, या बाहर से आया हुआ या हमारे बॉडी में मौजूद कोई भी हो सकता है। मैं बोला ये प्रोटीन बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये ठीक, ध्यान से देखिए भाई डायग्राम को, ध्यान से देखें, मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, ये प्रोटीन था, अपनी ओरिजिनल फोल्ड फॉर्म में था, अपनी ओरिजिनल फोल्डेड फॉर्म में था। ये चलिए अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिख रहा है ना सीक्वेंस लाइन आपको? ये था, एक तरफ एन टर्मिनल था, एक तरफ सी टर्मिनल था,
किसी एक को एन टर्मिनल मान लो, किसी एक को सी टर्मिनल मान लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो बाहर जितना सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस के अलावा अंदर कोई एक सीक्वेंस ले लो आप। अंदर हमने कोई एक सीक्वेंस कहां से ले लिया, देखो तो यहां पर मान लीजिए, ये कोई भी हो सकता है वो ना, कहीं भी हो सकता है। ये क्या वो बाहर एक्सपोज हो रहा है, बाहर खुला दिख रहा है क्या, बताओ तो मुझे कोई। नहीं दिख रहा सर। वो अंदर ढका हुआ है ना चारों तरफ से, अंदर ढका हुआ है, देखो ये ठीक। अब ये पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जो पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अभी एंटीजन की तरह काम नहीं करेगा, ये नॉन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होगा, ये नॉन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल। क्यों बोलने पर, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, बाहर जितना भी एक्सपोज हो रहा है, बाहर में जितना भी एक्सपोज हो रहा है, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स इसी को ही तो देख पा रहे हैं ना, बाहरी भाग को। अंदर के भाग को पहचानेंगे क्या कि अंदर कैसा सीक्वेंस है, वो केवल प्रोटीन के बाहरी स्ट्रक्चर को पहचान रहे हैं, अंदर भी तो और फोल्ड हुआ है ना, उसको नहीं देख पा रहे हैं हमारे इम्यून सेल्स। लेकिन यदि हमारे बॉडी में ही ये क्या हो जाए, किसी प्रोटीएजेस एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाए, प्रोटीएजेस एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाए, यहां कर दे रहा हूं मैं, ब्रेक बाय प्रोटीएजेस एंजाइम। अगर मैं तोड़ दूं इसको, तो इसके अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं, कई सारे टुकड़े बनेंगे कि नहीं, बताओ तो मुझे। यस सर। यहां से यहां तक एक टुकड़ा बन जाएगा, फिर यहां से यहां तक एक टुकड़ा बन जाएगा, कई सारे टुकड़े बन जाएंगे। तो उनमें से मैं 2-3 टुकड़ों को बना रहा हूं, ध्यान से देखें आप लोग। 2-3 टुकड़ों को बना रहा हूं। ये वो टुकड़े हैं जो बाहरी सरफेस पर थे, लेकिन ये एक टुकड़ा बना रहा हूं, तीसरा नंबर को देखो कि ये अंदर का टुकड़ा है, जो पहले अंदर हुआ करता था, टूटने के बाद बाहर आ गया है। वो पहले अंदर हुआ करता था, टूटने के बाद बाहर आया। इधर एन टर्मिनल, इधर सी टर्मिनल। एन टर्मिनल मतलब एमिन ग्रुप का टर्मिनल होता है उधर, और सी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये मैं बोला बीच वाला टुकड़ा भी, बीच में जो अंदर में था, वो टुकड़ा भी टूट के बाहर आया है। ये अब बताइए, अब ये मॉलिक्यूल एंटीजन की तरह काम करेगा कि नहीं। इतना एपिटोप है ना, पहले फिर ये एंटीजन की तरह क्यों काम नहीं कर रहा था भाई, वो तभी एंटीजन की तरह काम करेगा ना जब उसका एपिटोप वाला सीक्वेंस खुला होगा। वो तो अंदर छुपा हुआ था, किसी एंजाइम ने उसके टुकड़े टुकड़े किए, तो अंदर से जो टुकड़ा निकला, वो टुकड़ा बाहर एक्सपोज हुआ। जब बाहर एक्सपोज हुआ तो वो सीक्वेंस हमारे बॉडी में कभी था ही नहीं। ये सीक्वेंस इन पहली बार दिखा, बाहर आया तो इम्यून सेल्स को दिखाई दिया, नया सीक्वेंस दिखाई दिया, तो फिर हमारा इम्यून सेल क्या बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा इसके अपोजिट। तो ये टुकड़ा एपिटोप कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा सर। हाँ या ना, कहलाएगा ना। तो देखिए, जो पहले नॉन एंटीजेनिक हुआ करता था मॉलिक्यूल, अब उसके कुछ टुकड़े अब किसकी तरह काम करने लगेंगे, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल की तरह काम करने लगेंगे। क्यों बोलने पर, क्योंकि उसके एपिटोप बाहर की ओर एक्सपोज हो रहे हैं, अब इम्यून सेल्स को नजर आ जा रहे हैं, वो बाहर में खुल गए हैं ना। तो इस प्रकार के एपिटोप को बोलूंगा नियो एंटीजेनिक एपिटोप। नियो एंटीजेनिक मतलब अभी अभी वो टूट के बाहर निकला है, अभी हमारे शरीर के लिए नया है, क्योंकि अब तक जो था वो अंदर छुपा हुआ था, तो हमारे शरीर के इम्यून सेल को पता ही नहीं चल रहा था। जब ये टूट के बाहर निकला ना, तब हमारे बॉडी के इम्यून सेल को पता चला कि ये भी तो एपिटोप है, इसके अपोजिट भी एंटीबॉडी बनाएंगे। तो इस प्रकार के एंटीजन क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के एपिटोप क्या कहलाते हैं, नियो एंटीजेनिक एपिटोप। क्लियर है, यस सर। कमेंट पढ़ता
द मॉलिक्यूल इज नॉट एंटीजेनिक इन नेचर, ये मॉलिक्यूल पहले से एंटीजेनिक नेचर में नहीं होते हैं, बट इफ इट इज ट्रीटेड विथ प्रोटीजेस, यदि किसी प्रोटीजेस एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया गया, न्यू रेजिड्यूज आर एक्सपोज्ड, अब नए नए टुकड़े बाहर निकलेंगे, नोन एज न्यू एंटीजेनिक एपिटोप, इन्हीं को बोलते हो नया एंटीजेनिक एपिटोप। जो पहले एंटीजन नहीं हुआ करता था, वो अंदर छुपा हुआ था, अब बाहर निकल गया, हमारे बॉडी के लिए वो नया मॉलिक्यूल बन गया। चलिए भाई, मुझे एक चीज बता दें, क्या हम लोग क्लास को लेट से शुरू किए थे? अभी दिखा, देखो अभी आ गए रिकॉर्डिंग, ठीक, मतलब सही समय पे हुआ था रिकॉर्डिंग। चलिए, तो आज हम इस क्लास को यहां पर रोकते हैं, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।